यस। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों। तो आ जाते हैं आज की क्लास पे और आज इस चैप्टर को पैक करते हैं फेमा वाले। तो हमारी इस फेमा के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो पहले वो बात कर लेते हैं। कुछ मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई ऑथराइज पर्सन्स की। ऑथराइज पर्सन कौन ऑथराइज करता है? आरबीआई। क्या क्या नाम है, एक दो एग्जांपल ऑथराइज पर्सन के दो। आईसीआईसीआई बैंक, ताज, केसरी, थॉमस कुक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। फॉरेन करेंसी क्या होती है? टोटल दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं? फॉरेन करेंसी मतलब कितनी कंट्रियों की अपनी करेंसी है? उसमें एक इंडिया है, तो इंडिया के अलावा बाकी 145 फॉरेन करेंसी है। और हम उनके एक्सचेंज की बात करते हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होता है? मतलब कि फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब किसी डीलर के माध्यम से हम फॉरेन सिक्योरिटीज लेते हैं या देते हैं, मतलब खरीदते बेचते हैं। तो अगर वहां से हमें रिडम्पशन रिटर्न आता है डिविडेंड वगैरह के रूप में, तो वो फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, चाहे वो डॉलर में आए चाहे वो इंक्लूड होगा। फिर हम लोगों ने बात करी ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन की। तो वो काम क्या करता है? मनी चेंजर, डीलर, ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर कहाँ था? एसीजेड वगैरह में, ठीक है। एसीजेड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये भी हमारा हो गया। फिर मैंने कहा कि इस चैप्टर में उन डेफिनेशंस के अलावा एक बहुत प्यारी डेफिनेशन हमने पढ़ी जिसको हम कहते हैं पीआरआई। पीआरआई समझ गए? पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और ये लगभग एक पूरी क्लास ही लगी थी इसके ऊपर। पीआरआई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? तो मैंने कहा कि अगर वो इंडिया से जाए तो बंदे को पीआरआई हमेशा मानेंगे, सिर्फ तीन स्पेसिफाइड पर्पस को छोड़कर। कौन से स्पेसिफाइड पर्पस? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बिजनेस लोकेशन और अनसर्टेन पीरियड। अनसर्टेन का एग्जांपल हमारे सौरभ गांगुली ने बहुत बढ़िया दिया था, वो शादी वादी जो कर लेते हैं। ठीक है, डन था। अब ये स्पेसिफाइड पर्पस है, मतलब अगर कोई पीआरआई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जा रहा है तो वो भारत का पीआरआई होता ही नहीं। क्या होता है? पीआर। लेकिन अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रहा है तो वो क्या होता है? पीआरआई। अब वही स्पेसिफाइड पर्पस हम यहाँ पॉजिटिवली पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ा नेगेटिवली। ऑल वेल, ये भी हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमने पढ़ाई करी कि जो ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी, उस ट्रांजेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि जो फेमा है, फेमा में एक ऑथराइज पर्सन होता है और एक कौन सा होता है? एक जुडिशरी होती है। ऑथराइज पर्सन तो हमने पूरा पढ़ लिया। और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी के नीचे कौन कौन होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उनसे नीचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी हमारी बात हुई। फिर इस चैप्टर के अंदर दो नाम दिए गए थे। वो दो नाम क्या थे? एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जब हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को पढ़ा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताई एक डेफिनेशन। वो डेफिनेशन का मतलब था कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो पीआरआई की किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटी को ऑल्टर कर देती है। ठीक है, या तो आउटसाइड इंडिया या पीआरओआई की इन इंडिया। पीआरआई की आउटसाइड इंडिया और पीआरओआई की इन इंडिया। ठीक है, हेलो, ठीक है भाई, कह रही अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पीआरआई पीआरओआई, ऑल वेल। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में हमने कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में? क्या बताया आपको? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने पढ़े कुछ शेड्यूल, जिसमें कुछ प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस थी। कौन कौन सी थी? जल्दी बताओ। चिट फंड प्रोहिबिटेड थी। एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड थी। रियल स्टेट प्रोहिबिटेड थी। रियल स्टेट में कुछ बातें थी। रियल स्टेट प्रोहिबिटेड कहाँ थी? किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में आप नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल टाउन रेजिडेंशियल उसको एक्सपेंड कर सकते हो, रिट्स और टीडीआर। ऑल वेल, ये हमारा हो गया था। और एक अपना नॉर्थ कोरिया वाला था।
ठीक है, वो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। तो कैपिटल अकाउंट में कर लिया हमने। और फिर और भी कुछ छोटी मोटी बातें हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर करी थी। अब यहाँ पर हमने फिर पिछली क्लास में शुरू किया अपना कौन सा ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैंने कुछ प्रोहिबिटेड बातें बताई थी, लगभग लगभग ये 8 पॉइंट हम लोगों ने 1.5 घंटे के अंदर कवर किए थे। और बड़े खतरनाक खतरनाक मैंने आप लोगों को कहानियां बताई थी। इसमें आपको कुछ कहानियां याद है? पेन दिख रहा है कहीं? मैंने कहा ये भी ले गया। तो जरा फटाफट से उसको भी पढ़ लेते हैं। तो रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग मैंने बताया था। लॉटरी विनिंग, अगर आप कोई फॉरेनर जीत के जाता है यहाँ से तो पैसे लेके नहीं जा सकता। ये क्यों आया? क्योंकि लॉटरी स्टेट के हाथ में होती है, फेमा सेंट्रल। अच्छा, फेमा का एक ही रिजिट है। फेमा में एक ही रिजिट बात है, क्या है? डिस्क्लोजर, दैट्स इट। और फेरा पूरा ही रिजिट था। फेमा सिविल रॉन्ग है। फेरा क्या था? फेरा के अंदर जेल होती थी प्लस 5 टाइम ज्यादा पेनल्टी। यहाँ कितनी टाइम? 3 टाइम। फेरा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अंदर, फेरा के अंदर सब कुछ प्रोहिबिटेड था अनलेस परमिटेड। और फेमा के अंदर अनलेस प्रोहिबिटेड। ऑल वेल। फेरा में कोई भी नाम नहीं थे। यहाँ 2 नाम है, कौन कौन से? कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? अच्छा, कैपिटल अकाउंट के अंदर और करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के अलावा और एक मैंने लिबरलाइजेशन आपको रेमिटेंस स्कीम बताई थी, जिसमें $250,000 तक आप बिना आरबीआई से पूछे ऑथोराइज पर्सन से ले सकते हो। कोई टेंशन वाली बात वहां पर नहीं है। ओवरऑल की बात कर रहा है, 2,50,000। लेकिन वो $2,50,000 में कैपिटल अकाउंट की प्रोहिबिटेड इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आई बात? वो पूरा ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है। फिर रेसिंग के बाद लॉटरी टिकट, ये फुटबॉल पूल्स बताया था, हमने बात की थी। स्वीप स्टेक्स वही, वो कमेटी की तरह ही होता है। फिर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपना केएम बिरला का। फिर हमने डिविडेंड की बात करी, डिविडेंड बैलेंसिंग की बात करी थी, जहां मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था। और हमने पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ स्पोर्ट पे रुपी स्टेट क्रेडिट रूट पे हमने 15-20 मिनट एक पूरी एक कहानी बताई थी मैंने, कांग्रेस की और रशिया वाली। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस में कुणाल की मोहब्बत। ठीक है। और रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल केस में आर्यन खान को पकड़ा था मैंने, वॉरेन बफे की बेटी के साथ। ऑल वेल। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हुआ, बेटा देखना जरूरी है। ठीक है। अब हमने उसके बाद शेड्यूल नंबर 2 स्टार्ट किया, रूल नंबर 4। शेड्यूल 3 रूल नंबर 5 है। शेड्यूल 1 रूल नंबर क्या है? 3। शेड्यूल 1 में क्या बात करी हमने? प्रोहिबिटेड। अब हम बात कर रहे थे शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 रूल 4 बात करता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अब यहां सीजी मतलब कौन, यहां पर सीजी मतलब कौन। तो मैं आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स के नाम बताने वाला हूं जहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। तो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बता रखे है, मिनिस्ट्री बता रखी है कि वहां जाना और उन लोगों से क्या करना आप लोग। ऑल वेल। तो यहां कह रहा है शेड्यूल नंबर 2 रूल नंबर 4। तो सबसे पहले मैंने कल्चरल टूर बता दिया था। कल्चरल टूर के लिए जाएंगे तो एचआर मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेनी है। अगर प्रिंट मीडिया की आप एडवर्टीजमेंट फॉरेन में दे रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेनी है। प्रिंट मीडिया में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो फॉरेन कंट्री में प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट देंगी और खर्चा $10,000 से ज्यादा करेंगी, उन्हीं को परमिशन लेनी है। इसके अलावा बाकी सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। तीसरा है, तो 2 ही करवाए थे ना, मतलब आज की क्लास शुरू। आप सुनना एक बार को, मैं आपको क्लास में लेकर आया हूँ। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। 2 अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। मतलब मैं जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ आरबीआई से, तो मैं 2 चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। या तो मुझे कहीं एसेट्स और लाइबिलिटी क्रिएट करनी है विदेशों में, मान लो फॉरेन में कोई एसेट्स खरीदनी है,
तो पेमेंट मुझे डॉलर में करनी पड़ेगी, तो मुझे पेमेंट डॉलर में करने के लिए सरकार से डॉलर मांगने पड़ेंगे, तो वो मेरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ पर भारत में अकाउंट्स में जो पीएनएल की एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब डेली बेसिस पर होने वाली एक्टिविटी को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट की है। मतलब अगर ये ट्रांजेक्शन हमें करनी है तो फॉरेन में करेंगे या फॉरेन से करवाएंगे, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? देख, वो लोग हमारे यहाँ आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमारे यहाँ रुपीज लेके आएंगे। अब वो हमारे यहाँ डॉलर लेकर आएंगे और हम लोग वहां जाए तो हम डॉलर की डिमांड करेंगे। तो जब डॉलर की डिमांड करेंगे तो उसके लिए कुछ इन्होंने ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या लगा रखी है, वो कह रहे पहले अप्रूवल लेनी है। तो सीजी की आपको यहाँ पर क्या लेनी है? ऑल वेल। तो तीसरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय, चार्टर्ड मतलब किराए पे लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट किराए के अकाउंटेंट, ठीक है, बाय ए पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से परमिशन लो। क्या कह रहे हैं देखो सुनो, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल। फ्रेट क्या होता है पहले बताओ, वेसल क्या होते हैं? वेसल मतलब शिप, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसी शिप के ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, और आगे कोई बंदा टाइटैनिक से खड़ा होता है गर्लफ्रेंड को ही पकड़ लो, ठीक है ओके। तो ये हमारा शिप है। अब ये शिप जो है, शिप के अंदर सामान वगैरह जा रहा है, ठीक है, शिप के अंदर क्या जा रहा है? सामान जा रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू। क्या होता है जब भी कोई वेसल जाता है, वेसल आता है हमारे पास, जैसे ये इंडिया है, फॉरेन कंट्री से ये वेसल आ रहा है हमारे पास, आ रहा है इंडिया में। अब इंडिया में सामान आता है तो सामान के बदले में हमें क्या देना पड़ता है? डॉलर देने पड़ते हैं, ठीक है। उसकी बात उसके लिए अलग से बताया हुआ है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो कितना आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो दबा के कर सकते हो। अब क्या हुआ जी, सामान के साथ में सीएफआई होता है, सॉरी सीआईएफ, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है? भाड़ा। तो वो भाड़ा वगैरह जो है वो भी तो पे करना है ना, इसका पूरा का पूरा जो वेसल आया है तो भाड़ा पे करना। अच्छा, वेसल आया कहाँ से? दूसरी कंट्री से। तो भाई दूसरी कंट्री से आया तो इसका भाड़ा पे करेंगे तो किस में करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में या इंडियन में? फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे। पे कर दो, कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो फ्री है, कर सकते हो, खूब करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, लेकिन भाड़ा देने से पहले खासकर किसका भाड़ा दे रहे हैं? चार्टर्ड बाय पीएसयू। आपको किससे पूछना है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। समझ गए बात को? सिर्फ पीएसयू क्यों बोला? यानी कि ये कह रहे हैं बाकी लोगों के लिए कोई कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अगर कोई भाड़ा आ रहा है तो वो आपको पूछना पड़ेगा किससे? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। रीजन क्या है? जल्दी बताओ, क्या रीजन है? सर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? और आपको नहीं लगता यहाँ पर हो सकता है ऐसा कि माल तो कुछ आया ही नहीं, भाड़े के नाम पर क्या हो जाए, कमीशन खोरी हो जाए, रिश्वत हो जाए? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और गवर्नमेंट वाले कैसे काम करते हैं ये बात गवर्नमेंट को पता है। अपनी गवर्नमेंट को पता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो उन्होंने सीधी बात बोली, अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट कोई वेसल चार्टर्ड का भाड़ा दे रहा है तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछ लेना। समझ गए? मतलब ये भाड़ा अगर मैं दे रहा हूं, मैं, मेरी कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और मेरे को भाड़ा देना है, तो क्या मुझे पूछने की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं पूछना है। ये किसको पूछना है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहां तक ओके? ओके।
फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है, पहले पढ़ रहा हूं फिर एग्जांपल दूंगा। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सी, ये दोनों एक सेम ही है, दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। मैं अगला बता रहा हूं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। जल्दी बताओ ये क्या है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, जल्दी बताओ। पहले बताओ ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कौन कौन होते हैं? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल में पहले बताओ कितने हमारे भारत में ट्रांसपोर्ट के वो है? तीन, हवा, पानी और जमीन। अभी हमने पानी की बात करी थी, ओशियन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओशियन के अलावा हवा की। तो ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड से एक फ्लाइट गोरे लोगों को लेकर कहाँ आई? फॉरेन एक्सचेंज लाए होंगे वो गोरे, अच्छी बात है, मजा आ गया। अब ये जो फ्लाइट आई है, ये जो पूरी की पूरी फ्लाइट आई है, इससे अच्छी नहीं आती बनानी, ठीक है। ठीक है, हाँ अभी आई है ना इस साइड में, इधर पंखा है इसका, ठीक है। अब ये इंग्लैंड से जो इधर आई है इंडिया में, अब बताओ यहां से खाली जाएगी? पागल थोड़ी हो कि गोरों को छोड़ दिया, बाय जा रहे हैं भाई, फ्यूल लगता है। अब वो वापस जाएगी तो इंडिया से कुछ ब्राउन रंग जाएंगे वहां पर, ठीक है, हम ब्राउन ही तो है। अब इंडिया से कुछ ब्राउन वाले जाएंगे तो ये अपनी टिकट बुक कराएंगे, क्लियर है? तो बताओ टिकट कहाँ से बुक कराएंगे? अब मैं जा रहा हूँ लंदन, टिकट कहाँ से बुक कराऊँ? लंदन के एजेंट से? किससे कराऊँ? तो मैंने टिकट बुक कर दी पेटीएम से, आजकल इसका बोलबाला कम हो गया थोड़ा, फोन पे से कर दी, एमएमटी से कर दी, और भी दो चार है। अब क्या मैं ये देखूंगा ये इंडियन है अंग्रेज है? नहीं ना, मैं तो भटाक टिकट बुक करूंगा, ओके। अब मान लो मैंने टिकट बुक करी इंडियन रुपीज में, और यही करी होगी, सही बात है। मैंने टिकट बुक करी इंडियन रुपीज में, और इंग्लैंड की फ्लाइट वाला इन गोरे लोगों को वहां पहुंचा गया। अब जो फ्लाइट वाले हैं, जिन कंपनी का फ्लाइट है, वो इंडिया से पैसों की डिमांड उस एजेंट से करेगा या नहीं? तो बताओ इंडियन रुपीज लेगा या डॉलर? लेकिन उसको कहाँ रिसीव हुए? आई बात समझ? लेकिन देने तो उनको है, वो अगली बार फ्लाइट ही नहीं भेजेगा। मतलब पागल है साले, पैसे देते नहीं है, वो फ्लाइट भेजेगा ही नहीं अगली बार से। कुछ नहीं करना, परमिशन की जरूरत है किसकी? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, बस। कह रहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से बस क्या लेनी है? परमिशन लेनी है। आगे समझ में? मतलब मना नहीं कर रखा, देखो हमने ये वाले पढ़ा, पहला वाला कल्चरल टूर, क्या कोई खर्चे की पाबंदी दिखाई? कल्चरल टूर में सब बताओ, क्या कुछ पाबंदी है खर्चे की? वो कह रहे खुला खर्चा करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री से, एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछ लेना जाने से पहले, नजर में होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया में कर रहे हो, थोड़ी सी पाबंदी है, सबको नहीं है, सब लोग एग्जेम्प्ट है। पब्लिक सेक्टर यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट $10,000 से ज्यादा अगर खर्चा करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछेंगे। समझ में आ गई बात? फॉरेन वेसल वगैरह कोई लिमिट नहीं है, बस मिनिस्ट्री से पूछ लेना। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कोई लिमिट नहीं है, बट डीजीएस से पूछ लेना। पूछना मतलब क्या है?
बोलो एक शब्द में डिस्क्लोजर कर देना। फेमा एक ही जगह पर विजिट है, कहां पर? सिर्फ डिस्क्लोजर मांगता है और कुछ नहीं मांगता। ठीक है। अगला कह रहा है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईटी मिनिस्ट्री। अब जरा ये समझ लो क्या कह रहा है, सब सुनना बेटे ध्यान से। सबने देखा है डिस्कवरी, डिस्कवरी चैनल देखा है, नर मादा की तरफ आकर्षित हो रहा है। ठीक है। देखा है कभी तुमने डिस्कवरी के अंदर? यही दिखा दो साले। या वो ज्योग्राफी चैनल है ना, नेशनल ज्योग्राफी। आपको पता है ये जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल है और ये अपना डिस्कवरी चैनल है, ये कहाँ के चैनल है? अच्छा, पता है पहले जब हम छोटे थे और टीचर हमसे पूछता था ना कोई भी ऐसी बात जहाँ विदेश से कनेक्ट हो रहा था, हम सीधा बोलते थे अमेरिका। और 90% हम सही रहते थे। ठीक है। हमें नहीं पता होता था फिर भी। और ये भी अमेरिका के चैनल है। तो ये जो अमेरिका के चैनल है ये अमेरिका में दिखाए जाते हैं, तो ऐसे यही चैनल इंडिया में भी दिखाए जाते हैं। तो इंडिया में आई थिंक डिस्कवरी का सैटेलाइट राइट जो है वो सोनी के पास है, और इसका नेशनल ज्योग्राफी का शायद इसके पास है, स्टार के पास। तो इन लोगों ने, इन स्टार वालों ने, स्टार ने और सोनी ने क्या किया हुआ है, इनसे सैटेलाइट राइट्स लिए हुए हैं। मतलब देखा है ना, ये जो ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं, ये क्यों भेजते हैं? ऊपर ये सैटेलाइट है, यहाँ एक सैटेलाइट है, मेरे को बनाना नहीं आता, ऐसे सैटेलाइट होता है, और वहां से ये सैटेलाइट इंडिया में दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ से ये बंदे इसको क्या देते होंगे? पैसे देते होंगे सोनी और स्टार वाले व्यूअरशिप के, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वो हुए हैं, तो पैसे, पैसा अमेरिका वाले पैसे कौन से लेंगे, डॉलर में या रुपीस में? लेंगे या नहीं लेंगे? तो एक काम करना, आईटी मिनिस्ट्री से पूछ लेना। आई बात समझ? क्या कोई लिमिट है? क्या कोई एग्जेम्पशन है? नहीं। करना क्या है, डिस्क्लोजर ओनली। क्वेश्चन आता है इस पे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्ज एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब बाय डीजीआई। चलो जब तक नहीं बताऊंगा समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। अब ये क्या है? एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। ठीक है। समझना ध्यान से। मान लो कि कोई बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कहा कुछ बहुत पैसा कमाना है। क्या कहा? बहुत पैसा कमाना है। ठीक है। ए को छोड़ो, सौरभ को पकड़ो। ठीक है। सौरभ ने कहा भाई पैसा कमाना दबा के। अच्छा, ये नॉर्मल सा एग्जांपल। अब पैसा जो दबा के कमाने वाली सिचुएशन होती है ना, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। जैसे हमारा टीचिंग का प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, 100 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं, 200 करोड़ है, 300 करोड़। बाकी फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, वो उसकी पर्सनल कमाई नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन है। ठीक है। तो 100, 200, 300 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ। तो सौरभ भाई ने सोचा कि बहुत पैसा कमाएंगे, साला क्या करे क्या करे, कह रहा कि एक काम करते हैं, अल्कोहल का बिजनेस करेंगे। सर ये करना है, लेकिन लीगली। लीगली बात कर रहा हूँ मैं, अभी इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ झुग्गियों के पीछे मतलब 100 रुपए का पौवा बेच रहा है आज। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, वो नहीं। तो भाई अल्कोहल का बिजनेस, बियर वियर, दारू वारू। अब सौरभ ने कहा कि भाई भारतीयों को तो पक्का बेवड़ा बना दिया, ये साले पहले से ही बेवड़े, ज़्यादा पैसा मिलेगा बाहर से। तो सौरभ ने क्या करा, यहाँ से अपना जो है शिप भेजा, कहाँ पे? ये पूरा कंटेनर भरा पड़ा है और इसके अंदर पेटियां ही पेटियां रखी हुई है। ठीक है जी। भरी हुई है दारू की पेटियां, भर भर के प्रोडक्शन करके, भर भर के इन्होंने
पेटियां रही, ठीक है। पहुंच गया जी माल ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया का वहाँ है, मतलब सी साइड, ठीक है, क्या बोलते पोर्ट। अब ये जो है कंटेनर वहां पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन क्या हो रहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी उससे कुछ डील चल रही थी सौरभ की, और उस डील के चक्कर में कंटेनर तो पहुंच गया लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। तो एक दिन खड़ा रहा, 2 दिन खड़ा रहा, 3 दिन खड़ा रहा, 4 दिन खड़ा रहा, 5 दिन हो गए भाई। 5-6 दिन बाद डील पूरी नहीं हुई, फाइनली इनने बोला भाई घुमा ले कंटेनर, घुमा ले। वही ऑस्ट्रेलियन वाले खड़े थे, पोर्ट वाले कस्टमर, इधर आ साले, इंग्लिश में, कम हियर साला, ठीक है। ठीक है, उसने बुलाया इधर आ। ये जगह है यहाँ तो 5 दिन से खड़ा है और मेरे सारे जहाज पानी में, वहां भी पार्किंग होती है और बहुत तगड़ी मेंटेनेंस होती है। ये जो खड़ा है यहाँ पर, ये जो सारे जहाज मेरे वहां खड़े हैं, तो इस जगह का 5 दिन का पैसा तो दे, ला पैसे दे। इसने कहा मिला तो कुछ नहीं, माल तो बिका ही। कह रहा, मुझे क्या मतलब तेरे माल जाने से नहीं जाने से, तूने मेरे से पार्किंग मांगी, मैंने दे दी तुझे, मेरे को पैसे दे, और बहुत हैवी चार्जेस होते हैं। सौरभ कह रहा साला वही है, मिला जला कुछ नहीं। अब बता पैसे क्या देगा, इंडियन रुपीज देगा, 2-2 हजार के गुलाबी नोट टरका रहा है उसको, कि इसको नॉलेज नहीं होगी, बंद हो गई इंडिया में, ले सब पता होता है उनको। तो अब सौरभ को उसको डॉलर देने होंगे, तो सौरभ डॉलर देगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टर, वो डीजी ऑफ शिपिंग से पूछ लेगा, उसको डिस्क्लोजर कर देगा। ऑल वेल, पढ़ रहा हूं दोबारा। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्ज, उसने डिटेन कर लिया कंटेनर को, जाने तभी देगा ना जब वो तू पैसे देगा उसके। एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय डीजीआई, क्योंकि हमने परमिशन एक दिन की मांगी थी, दिन कितने हो गए, बिना दिए नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया है वो, इंडिया थोड़ी है, और इंडिया होता तो भी देते, समझ गए। चलो अगला पॉइंट, अब ये बड़ा अच्छा है। अगला पॉइंट कहता है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडी इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीडिंग $1 1 लाख, एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछ ले। अब ये क्या है, एचआरडी मिनिस्ट्री कौन सी? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि क्या हुआ, आपने क्रिकेट मैच देखे, मैन ऑफ द सीरीज होती है, तो मैन ऑफ द सीरीज में प्राइज मनी देते हैं। आपने देखा वो फीफा वर्ल्ड कप, वहां का प्राइज मनी सुनोगे दिमाग खराब हो जाएगा। कोई जीतने पे कुछ, इंडियन रुपीज में निकालो, जीतने पे कुछ 150 करोड़ के आसपास का उनका प्राइज मनी होता है, ज्यादा मान लो। ये आईपीएल का होता है कुछ 15-16 करोड़ का, तो समझ रहे हो। अब इंडिया से कोई बाहर जा रहे हैं, जैसे अभी पेटीएम के बारे में आपने सुना होगा, 2018 से 2022 तक उसने बीसीसीआई से सारे राइट्स ले लिए थे कि विदेशों में जितनी भी सीरीज होंगी उसमें स्पॉन्सर हम लोग करेंगे। खूब पैसा बांटा उन्होंने, दबा के बांटा। कुछ आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ। तो देखा वो एड चलती है, फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, मैच चल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, प्लेयर सिक्सर वहां कैच करने वाला है बिल्कुल मैदान के कोने पे लास्ट में, और देखो उसके पाँव के नीचे वो होती है ना पट्टी सी, जिसपे लगने पे चौका हो जाता है, उसमें लिखा होता है कमला पसंद, ठीक है। देखना कभी, देखना कभी, लिखा होता है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहा, ऐसी कर रहा। अब वहां पर क्या उन्होंने क्या करा हुआ है, स्पॉन्सरशिप करी हुई है, तो वो प्राइज मनी देते हैं। तो प्राइज मनी $1 लाख तक आप दे सकते हो, उससे ज्यादा अगर दोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर से पूछ लेना। लेकिन 3 केसेस में आपको पूछने की ही आवश्यकता नहीं है। जैसे इंटरनेशनल बॉडी अगर कोई ऑर्गेनाइज करती है, जैसे इंटरनेशनल बॉडी बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, पता है आपको।
इतना पैसा है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, हमारा बीसीसीआई जो है। ऐसी थोड़ी 11 का वर्ल्ड कप मिला फिर आ गए यार। अभी कब गया था, 23 में। इतना पैसा हमारे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट को रिलीजन मानते हैं। क्या मानते हैं? रिलीजन। तो ये लोग कितना भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नेशनल बॉडी, हमारे भारत की नेशनल बॉडीज है, नेशनल ओलंपिक वगैरह, या कोई स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, यूपी क्रिकेट बोर्ड, अगर ये देता है बॉडीज, इनको छोड़कर बाकी कोई और अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है $1 लाख से ज्यादा, वो वहां पर हमसे पूछेंगे प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप। जैसे वो कमला पसंद की एड मैंने देखी थी, वो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, पेटीएम ने स्पॉन्सरशिप करी, तो अगर वो $1 लाख से ज्यादा करेंगे तो पूछ के करें। ऑल वेल। अब अगला है रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। अब ये क्या है P&I क्लब? बताओ बताओ बताओ। किसी को नहीं पता होगा तो समझने की एक्टिंग भी मत करो। आ जाओ। P&I क्लब क्या होते हैं और उसके रेमिटेंस की बात करें। आजकल इंश्योरेंस होता है खूब, जैसे कि ये ओशियन है, सबसे बड़ा व्यापार जब शुरू हुआ है कई 100 सालों से, तो वो व्यापार होते कहाँ से? समुद्र से। इतना भारी सामान हवाई जहाज में डालो, वो चढ़ते ही पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ही आएगा एयरपोर्ट में वापस ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई ओशियन में बड़ा, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है दुनिया का भार संभाल सकती है, समुद्र का पानी। तो ये सारे के सारे ओशियन में आते हैं। अब ओशियन में जहाज जो है वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। अब रास्ते में तूफान तूफान आता है, डूब जाते हैं, खत्म, नुकसान, बर्बाद। होता नहीं होता? बंदे भी गए, जहाज भी गया, कितना मुश्किल है। तो पहले ना क्लब बने होते थे, P&I क्लब। आजकल ये नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आ चुकी है। वो ना किसी शिप पे, मतलब एक जैसे कि क्लब की मेंबरशिप नहीं होती, वो सारे बहुत सारे मेंबर होते थे उसमें, जो एक गले में पैसा डालते थे। ठीक है, सारे शिप ओनर है। मान ले इसका शिप डूब गया, तो सारा पैसा इसका डूब गया, तो सारा पैसा आया समझ में? अब ये विदेशी भी तो हो सकते हैं, और विदेशी ही होंगे। अब यहाँ पर दिल्ली से यूपी के समंदर के रास्ते से सामान भेजोगे, है ना? कौन होंगे ये? विदेशी क्लब के मेंबर। अब किसी का शिप डूबा है, बाहर का बंदा है, पैसा इंडिया का है, तो यहाँ से जा रहा है, तो ये जो पैसा जाएगा वहां पे, इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब ये नहीं होते हैं, क्योंकि अब इनका क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन आया ना, समझ गए? P&I क्लब की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे ही इंश्योरेंस होता है, पर्सनल इंश्योरेंस क्लब, ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सीजी की अप्रूवल। कैसी लगी? सीजी की ऑल वेल है। तो अब हम करते हैं ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये शेड्यूल नंबर क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ, मैं ढूंढ रहा था इसको। शेड्यूल 3 रूल क्या है? हाँ, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। देखो मैंने जो कहानी बताई प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ऑल वेल। ले भाई लो ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। अब बात करेंगे हम लोग शेड्यूल 3 रूल 5, लास्ट है। ठीक है, बस खत्म होने वाला फिल्म। अब बहुत दिन हो गए आपको पकाते हुए मुझे, फाइनली खत्म होने वाला। ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर आरबीआई प्रायर अप्रूवल फॉर ड्रावल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, तो दोबारा से कह रहा हूं, ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर आरबीआई व्हाट? प्रायर अप्रूवल फॉर ड्रावल ऑफ
तो यहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, अब आरबीआई की अप्रूवल में सबसे पहला कह रहा है इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पस विद इन द लिमिट ऑफ यूएस डॉलर। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ, तो मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं कर रहा। तो इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग पर्पस विद इन द लिमिट ऑफ यूएस डॉलर 2.5 लाख। एनी एडिशनल रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ द 2.5 लाख फॉर द फॉलोइंग पर्पस शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल वेल। तो अगर ये सारे के सारे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे काम कब? जब आपके 2.5 लाख डॉलर क्या हो चुके? लिमिट से ज्यादा हो चुके। लिमिट में हो तो आरबीआई के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हो तो आरबीआई के पास जाना। तो सबसे पहली बात, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान का रीजन परसों बता दिया आपको, पता है नेपाल, चलो अभी दोबारा बताता हूँ और ब्रॉड बताता हूँ। नेपाल और भूटान के अंदर भारतीय करेंसी चलती है, वहां से डॉलर्स का एक्सचेंज नहीं होता हमारा। क्यों नहीं होता बता दो एक रीजन, क्यों नहीं होता? बोल दो भाई। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। नेपाल भूटान हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब हमारे बहुत अच्छे संबंध है नेपाल और भूटान के साथ। भूटान तो बहुत अच्छी कंट्री है। आपको तो भूटान की कंट्री के ऐसे नियम है, वहां के नियम है कि भाई आई थिंक मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, शायद 60% या 35% है शायद। 35% एरिया पूरा फॉरेस्ट्री एरिया रहेगा हमेशा, उस पर कभी कोई कटिंग पिटिंग नहीं हो सकती। जैसे दुनिया भाग रही है किस चीज के लिए? पैसा पैसा पैसा। बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह, ह्यूमन भाग रहा है पैसे के लिए। उसी ह्यूमन में कुछ एक दो लोग होते हैं जो पैसे को फॉलो नहीं करते, तो भाग गया पैसा। 20,000 कमा रहा मस्त रहता है, कोई किसी से मांगता नहीं, किसी से कोई उधार नहीं लेता, कुछ नहीं करता, सिंपल दाल चावल रोटी खाता, सुबह शाम 2-3 जोड़ी कपड़े हैं, रहता है, मौज लेता है ना। भूटान ऐसे ही है। भूटान अपने में रहता है, कभी देखना उसके बारे में तुम कभी कुछ सुनोगे नहीं। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हवाला के सबसे ज्यादा पैसे भूटान और नेपाल से ही हमारे देश में आते हैं। आ सकते हैं और आते हैं। यस और नो? अब वहां भी फॉरेन एक्सचेंज अगर हम चलाते ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारा सारा माल भूटान के रास्ते, नेपाल के रास्ते सारा पैसा निकल जाता। ये ना पड़ोसी नेपाल भूटान को मना कर रखा है। अब मना कर दिया का मतलब क्या है? वो बुरा मान गए? अरे वो हमारे परम मित्र है। नेपाली भाट हमारे यहाँ चलता है, उनके यहाँ रुपीज चलता है। नेपाली बच्चा देख रहे हो, लक्ष्मी नगर जाना, सीए करने वाला बहुत नेपाली बच्चा पढ़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम दोनों का सीए भी सेम है, मैंने पढ़ाया हुआ एक इंस्टीट्यूट में, वहां पढ़ाता था। तो वहां का खूब बच्चा है नेपाली, खूब आता है। तो नेपाल भूटान को छोड़कर बाकी किसी कंट्री में आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को नॉलेज है इसकी, तो आप $10,000 तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। कितने? आरबीआई से पूछ के। प्राइवेट विजिट। अब ये प्राइवेट विजिट मतलब क्या है? अब क्या हुआ, प्राइवेट विजिट और ये गिफ्ट और डोनेशन है दोनों। गिफ्ट डोनेशन में आप $5,000 एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे कुणाल की जैस्मिन बुरा मान गई यहाँ पे फोन पे बात करते करते, बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं देते। कुणाल ने गिफ्ट भेज दिया भाई $5,000 तक का, भेज दे कोई बात नहीं, वो फिर भी नहीं मानी। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुणाल कह रहा ओके, देखो नाम में ही है प्राइवेट विजिट, ठीक है। कुणाल पहुंच गया प्राइवेट विजिट करने, तो $10,000 अलग से और मिल जाए। समझ गए बात को?
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना प्राइवेट विजिट, एक बार बताओ फॉरेन कंट्री में जुआ खेलना अलाउड है? बोलो ना, अभी मना किया था ना पहले, लॉटरी वॉटरी क्या है, अलाउड नहीं है। लेकिन तुमने सुना नहीं यूएसए विच एलए, यूएसए में एलए है और एलए में वेगस, वेगस वेगस में क्या करते हैं, सॉरी वेगस, वेगस में क्या करते हैं, गैम्बलिंग। इंडियन जाता है वहाँ, कहता है मैं इतने जीत के आया, इतने हार के आया, वहां से वो प्राइवेट विजिट के नाम पे $10,000 लेके जाता है। अब सब थोड़ी बताए भाई प्राइवेट है मेरा, उसी $10,000 ले जाते हैं वहाँ, हारते, जीतते नहीं बोला मैंने हार ही के आते। ठीक है। फिर है गोइंग अब्रॉड फॉर, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हो, $2.5 लाख से ऊपर आप ले सकते हो। एमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपके क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव में कौन 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 है, रिलेटिव क्या होते हैं, जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, मेरा भाई, मेरे भाई की बीवी, भाभी जी नहीं, भाभी जी घर पे नहीं हुई, ठीक है, भाभी जी इज नॉट क्लोज रिलेटिव। 2 लाइन बोलूंगा ये भाभी डायलॉग मार देगी मेरे पास, सारी औकात नीचे गिरा देगी ठीक है। ऑल वेल, मेरी सिस्टर का हस्बैंड जीजू, जीजू इज क्लोज रिलेटिव। अगर सिस्टर को अभी हाथ लगा दिया ना उसने तो जीजू गया, दफना देंगे उसको चाहे 4 साल से जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, वो बोलता हूँ बंदा फिर भी। समझ रहे हो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्लोज रिलेटिव की मेंटेनेंस, ट्रैवल फॉर बिजनेस या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने जा रहे हो, होती है अटेंड, बहुत सारे मीटिंग है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अब्रॉड में जा रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट की लिमिट बता रखी है, तो वहां जाके क्या बड़ा पाव खाऊंगा, सैंडविच खाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा, कहाँ इंडियन रुपीज दूंगा, पैसे देना भाई, समझ गए। और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर द फॉलोइंग पर्पज फ्रॉम द अबव, ऊपर वाले में जैसे एमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी अब्रॉड। एमिग्रेशन समझते हो, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडी अब्रॉड, द इंडिविजुअल मे अवेल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर द LRS if it is so required by a country of emigration medical institute offering treatment in the, लेकिन ये तीनों चीज आप तभी लोगे, स्टडी अब्रॉड का वहां से आपको वो आना चाहिए लेटर, तो बच्चों का ऑफर लेटर आता है पहले, पता है आप लोगों को ये बात है। जा रहे हो, सही, कौन से कॉलेज में, सारे में सब में जाओगे, अच्छा अभी अब शायद हो गया, अच्छा तो किसी का एक ऑफर लेटर आ जाएगा, तो ऑफर लेटर में अमाउंट लिखे होते हैं, कितने डॉलर फीस है, तो वही RBI अप्रूव करेगा आपकी, समझ गए। या मेडिकल ट्रीटमेंट जा रहे हो तो ये नहीं अब RBI ने पूछा मैं कहाँ जा रहे हो, कहते वो एयरपोर्ट में जाके पता कर लेंगे कौन सा अच्छा डॉक्टर है ठीक साले ये क्या मजाक कर रहे हैं, ठीक है। एमिग्रेशन, ओके। फर्दर इफ एन इंडिविजुअल remit any amount under the said LRS scheme in a financial year, then the applicable limit for such individual would be reduced from $2.5 lakh by the amount so remitted। अब देखो ये कह रहा है allowed remittance in certain cases, कुछ केसेस में रेमिटेंस अलाउड है। क्या है, एक बंदा जो भारत का रेजिडेंट है लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट इंडिया का नहीं है, वो सिटीजन है फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, पाकिस्तानी यहाँ आया वो पैसे भेज रहा है, वो नहीं, उसको नहीं करना। और इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज इन डेपुटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। एक तो होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब यहां से वहां गया, एक होता है डेपुटेशन। अब ये डेपुटेशन को समझो, ये क्या कह रहा है, डेपुटेशन मतलब कोई फैमिली, फैमिली का मेन मेंबर, मेन मतलब एक तरीके करता बोल दो, लेकिन ये HUF नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो लीडर है, लीडर ऑफ द फैमिली, जो मेन पैसे कमाता है, ये पूरे के पूरे लोग मान लो कहाँ रहते हैं, USA में।
अब ये अपना यूएसए के अंदर रहते हैं, सारा काम यूएसए में बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी कंपनी ने उस बंदे का इंडिया में कह दिया डेपुटेशन। मेन बंदा वहां से जो मेन पर्सन है वो कहां आ गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया, तो ये बंदा तो पक्का पीआरओआई होगा, पर्सन रेजिडेंट। सही है, प्रूफ समझ में आया बेटे? किसी यूएस में एक फैमिली है, इंडियन फैमिली है, लेकिन वो वहीं शिफ्ट हो चुकी है, उसके बच्चे स्कूल वहीं जाते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं, वो उसी की वहीं कंपनी में काम करता है यूएस में। अब वो यूएस से आया इंडिया, क्यों आया? क्योंकि उसकी कंपनी ने उसका यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया, तो वो पीआरओआई तो हुआ। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए आता तो वो पीआरआई होता, क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्पस था, ये तो नॉन स्पेसिफाइड पर्पस है। ठीक है, डन। तो वो इंडिया के अंदर आया, तो अब भाई इंडिया में बैठा हुआ है वो बंदा, सैलरी इंडिया में मिल रही है उसको, अरे वह बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा पैसे भेजेंगे तो हम पिज्जा खाएंगे डोमिनोज का। पहले के जमाने में होता था रोटी सब्जी, समझिए बात को, ठीक है? तो अब वो इंडिया से पैसे भेज रहा है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया, कम। तो भाई मना नहीं किया, पैसे भेज, लेकिन अपना टीडीएस पीडीएस टैक्स वैक्स सब काट के जो नेट बने ना, नेट पैसा बचे वो भेज दे, सब सब भेज, मुझे मना नहीं है, क्योंकि हमारे भी तो बंदे वहां जाते हैं, और हमने प्रोहिबिशन लगा दिया, तो हमारे बंदों पे भी तो लगा दोगे तुम लोग, समझ गए? ऑल वेल, क्लियर है? तो ये है हमारा मैंने क्या बोला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, पीएफ वगैरह काट के, सही है? तो मीनिंग ऑफ पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, वो लोग कौन होते हैं? जो इंडियन होते हैं बट वो काम वाम करने बाहर चले जाते हैं, जिनको फिर दोबारा यहाँ इंडिया डेपुटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। तो अब बात करेंगे, वो सारी बात किसकी थी, इंडिविजुअल की, और अब किसकी बात करेंगे, वो सब इंडिविजुअल का था। तो इंडिविजुअल गिफ्ट भी दे सकता है, पर्सनल विजिट भी कर सकता है, इमिग्रेशन पे भी जा सकता है, यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी जा सकता है, 2.5 लाख के अलावा। ठीक है, अब अदर देन इंडिविजुअल में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, तो कब कब चाहिए? ये बहुत आसान है, तो थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, और यूएस डॉलर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 50 लाख, विच एवर इज लेस। डोनेशन एक्सीडिंग 1% of the foreign exchange earning during the previous 3 financial year, और USD 5 लाख whichever is 50 लाख whichever is less। आप यहां से डोनेशन दे सकते हो, यूएस डॉलर कितने का, 50 लाख, और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई है उसका 1%, दोनों में से जो भी क्या होगा, मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई कंपनी और आर्टिफिशियल पर्सन डोनेशन देना चाहती है बाहर की किसी कंट्री में, दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, मेरा मन मेरा पैसा किसी को भी दूं। तो डोनेशन देंगे इंडिया से बाहर, तो इंडिया से क्या जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज टैंक क्या होगा, कम होगा। अब हो सकता है कि वो कंपनी अपना सारा ही पैसा दान कर दे, किसी के मूड का भरोसा थोड़ी है, वो कहे सारा पैसा दान, कुछ नहीं लगा इस जीवन में, किसी बाबा से मिल लिया वो जाके बाबा ने मंत्र फूका, उसने कहा सब दान। ठीक है, तो स्विस बैंक, स्विस में कहीं कनाडा में शिफ्ट कर दी सारे पैसे, समझ रहे हो? ना भाई ना, देश वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा 1% तेरे पिछले 3 साल की जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई है उसका 1%, और 50 लाख डॉलर। अच्छा, लेस बोला, हायर नहीं बोला, नहीं तो बोले 50 लाख डॉलर तो भेज। ऑल वेल। दूसरा, क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल, ये क्या है,
क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चेयर मतलब कुर्सी बना रहे हैं वहां जाके, मतलब कोई सीट खरीद रहा है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चेयर्स पूछ के करना होगा, फ्री में खरीद रहा होगा। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू फंड, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। होते नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फंड वगैरह देते हैं कि तुम ग्रो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फंड देना तो पूछ के पहले आरबीआई की क्या लेनी है, अप्रूवल। अच्छा, इन सब में भी 2.5 लाख वाली अप्रूवल नहीं है। 2.5 लाख के लिए तो फ्री हो आप, 2.5 लाख में तो कुछ भी करो, समझ गए। उसके अलावा की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, कमीशन। अच्छा ये वाला समझना, ये समझना ध्यान से। मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन हूं, ये वाला समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ रेमिटेंस विच एवर इज यहां मोर होगा। इन दोनों को ही समझना जो मैं बताऊंगा, पहला समझ जाओगे, दूसरा 1 मिनट का है। अब जैसे कि बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं इंडिया के अंदर, एक दो डेवलपर के नाम बताओ। एक के बताता हूँ, लोधा, डीएलएफ, डीएलएफ जानते हो, एक हीरा नंदानी। तो ये और भी बहुत है, तो इतने को पकड़ते हैं, डीएलएफ को पकड़ते हैं, ठीक है। अब डीएलएफ भारत के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहा है। डीएलएफ भारत के अंदर प्रोजेक्ट बना रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें कह रहा है कि वो भाई 90 फ्लोर्स का वो क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। 90 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और बहुत बढ़िया सारी अमेनिटीज देंगे उसके अंदर, पार्क होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, नीचे एक छोटा सा मॉल भी खोल देंगे, सब कुछ होगा, बैंक्स होंगे उसमें, सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा रेजिडेंशियल लोगों के लिए जो होता है। और बन भी रहे, 90 फ्लोर होंगे उसमें। क्या लगता है एक आम आदमी के लिए 90 फ्लोर वाला इतना हैवी? और ये बहुत महंगे लोग हैं, ये डीएलएफ वगैरह, ये छोटा मोटा नहीं बनाते। 100 करोड़, 120 करोड़, 125 करोड़, ऐसे ऐसे फ्लैट होते हैं इनके, एक फ्लैट 4 BHK 5 BHK, समझ गए। अब इन्होंने मान लो कि एक डेवलपर ने एक पूरी ये बिल्डिंग बना दी दिल्ली के अंदर 90 फ्लोर्स की। और अब वहां से लोग ना अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि भाई यूएस वाले बैठे हैं, यूएस में कमा रहे हैं, कनाडा में कमा रहे हैं, या कहीं भी कमा रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट प्लान करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन बिल्डिंग में मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर कोई बंदा कौन बैठा होता है, अब वो सीधा इनसे संपर्क कैसे करेंगे, किसी के थ्रू करेंगे। तो इस एजेंट ने उनको ये बिल्डिंग दिला दी, एक फ्लोर दिला दिया, एक फ्लैट दिला दिया। तो इन बंदों को क्या देना है, कमीशन देना है। अब ये लोग जो कमीशन लेंगे, ये कौन से लेंगे, डॉलर में, रुपीस में। तो यहां से अब जो कमीशन जाएगा इस एजेंट के पास, वो तो डॉलर में जाएगा। तो उसके लिए बोला हुआ है कि कमीशन आप दे सकते हो $25,000 मैक्सिमम, ठीक है। और $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब जितने का फ्लैट था, यूएस वाले ने खरीदा, यूएस में इंडियन बैठा हुआ था, मान लो उसने खरीदा, वो फ्लैट था 2 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस में, मतलब $10 लाख का था, ऐसे मानते $10 लाख। तो 10 लाख का 5% क्या हो गया, 50,000 और 25,000 विच एवर इज। और मान लो वो $2 लाख का था, तो 2 लाख का 5%, 10,000 और 25,000, तो $25,000। ऑल वेल, या मोर की बात रही। कह रहे हैं कि अगर किसी रेजिडेंट, कोई भी एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, और जो रेजिडेंशियल फ्लैट जिस एजेंट के थ्रू खरीदा गया है उसको कमीशन दे रहे हैं। इंडिया का एजेंट है तो फॉरेन एक्सचेंज में उसकी जरूरत ही नहीं है, विदेश का एजेंट है,
तो फिर उसको आप कमीशन 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, उस फ्लैट को खरीदने में जितने पैसे 5% और $25,000 विच एवर इज मोर। ऑल वेल, आगे की बात करता है रेमिटेंस एक्सीडिंग $1 1 crore per project of for any consultancy service in respect of infrastructure project and $10 lakh per project for other consultancy service procured from outside India। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो $1 करोड़ तक का क्या है, रेमिटेंस अलाउड है। कितने का, मतलब कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेमिटेंस अगर कर रहे हैं तो मतलब यहां तक क्या होगा, अलाउड होगा, तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 विच एवर इज हायर बाय एनी एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कोई बताओ इसको लास्ट। छोटा सा है, बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या लिखा है, कह रहा रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया उसका 5% उससे ज्यादा रेमिटेंस आप दे रहे हो और $1 विच एवर इज हाइयर बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या है, बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी आई इंडिया में, कंपनी इंडिया में आई होगी तो कंपनी को बनाने का पूरा जिम्मा किसके ऊपर होता है, प्रमोटर फॉरेन के थे। कहाँ के थे, कंपनी बनी नहीं अभी, तो बनने के लिए खर्चा हो रहा होगा, तो वो सारा खर्चा कौन कर रहे होंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा होगा, फॉरेन से आ रहा होगा, वो सारा पैसा आ रहा है, वो पैसा आ रहा है। अच्छा, वो जो पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे को क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी बन के तैयार, तो अब वो कंपनी से पैसा, कंपनी ने पैसा कमाया, तो अब वो प्रमोटर अपना पैसा वापस लेगा, तो वापस लेगा तो किस करेंसी से लेगा, सारा दे दे उसको, तो लिमिट, लिमिट मतलब मना नहीं है, अप्रूवल है। कह रहा है $1 लाख और जितना इन्वेस्टमेंट लाया उसका 5% विच एवर इज हाइयर से ज्यादा अगर तेरा पैसा बनता है तो फिर हमसे पूछ। समझ गया जी, क्लियर है। चलो, अब ये कह रहा है इफ द ट्रांजेक्शन इज लॉ नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव 3 शेड्यूल इट कैन बी फ्रीली। अब जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 4, सॉरी शेड्यूल 1, 2, 3, रूल 3, 4, 5 के अंदर नहीं है, वो सब क्या है, फ्रीली ट्रांसफर। अब है हमारा ये वाला पॉइंट पढ़ो, एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट। आरएफसी का मतलब होता है रेजिडेंट होता है जिसका फॉरेन रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो फॉरेन का जैसे फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक का नाम सुना है, फेडरल बैंक। एनआरआईज होते हैं, एनआरआईज अपनी कंट्री में होते हैं, यूएस के अंदर बैठा है, उसका अपना एक अकाउंट होता है, लेकिन वो बार बार इंडिया विजिट करता है, तो उसका एक अकाउंट ऐसा होता है जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है। जब वो इंडिया आता है वो पैसे वहां पर उसी अकाउंट से खर्च करेगा, इंडिया का बैंक अकाउंट नहीं होता एसबीआई और इसकी तरह, वो एक अलग एनआरआई अकाउंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएफसी अकाउंट। एक बार पढ़ो इसको।
ठीक है, तो देखो रूल नंबर 4 और 5 कह रहा है एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट। आरएफसी का मतलब होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, किसी रेजिडेंट का फॉरेन करेंसी अकाउंट। मतलब इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 अबव फ्रॉम आरएफसी देन नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब कोई नॉन रेजिडेंट है, कनाडा का है, ठीक है, कनाडा में है, एनआरआई है, मतलब इंडियन कैनेडियन दोनों है वो, मतलब मान लो अब वो इंडिया में आया है, वो इंडिया से कोई पैसे रेमिट कर रहा है वहाँ पे, जैसे उसने उस अकाउंट में $2 लाख डाले, $4 लाख डाले, वो इंडिया आया, खर्चा $1 लाख का हुआ, बाकी पैसे उसी अकाउंट में है ना, तो वो रेमिटेंस कर सकता है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसी के पैसे। एनआरआई है भाई, वो अभी नहीं देंगे, अगली बार नहीं आएगा। सही है। और रूल नंबर 6 एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट। ईएफसी ये अर्नर्स कुछ होता है, ईएफसी की एक बार फुल फॉर्म देखना, एक आई थिंक एक्सचेंज अर्नर्स, एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब देखो ये अकाउंट कौन सा होता है, ये अकाउंट जो होता है ना, ये ऑथोराइज डीलर मेंटेन करते हैं। अब ऑथोराइज डीलर समझ में आता है कौन, वही मनी चेंजर, ताज, थॉमस कुक वगैरह। कह रहा है इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 अबव फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट देन इसके लिए भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पेमेंट हैज टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पीएनआई क्लब, रेजिडेंशियल फ्लैट और प्री इनकॉर्पोरेशन। जो ऊपर के तीन करे ना, एक प्री इनकॉर्पोरेशन, एक रेजिडेंशियल फ्लैट और पीएनआई क्लब, इन तीनों के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा किसी भी शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज के लिए ईईएफसी अकाउंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तो ईईएफसी अकाउंट कौन मेंटेन करता है, ऑथराइज पर्सन। और आरएफसी अकाउंट किसका होता है, एनआरआई का, जो इंडिया विजिट करते रहते हैं। तो भाई पैसे भी तो होने चाहिए उनके पास। इंडियन अकाउंट में बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो वो तो फॉरेन जाते ही वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो फेडरल बैंक बेस्ट एग्जांपल है इसका, फेडरल बैंक। ठीक है, ये आप देख लेना। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की एग्जेम्पशन है, ठीक है। एलआरएस बता दिया, ये पूरा बता चुका हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये आपका लास्ट है आज की क्लास का, बस ये सुन लो, आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये ईडी तो आपने बहुत बार सुना है, ज्यादा खास बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत में आजकल ये बहुत तेज वर्क कर रही है। जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं सबके घरों में इनकी टीम बैठी हुई है अभी, इस एट परसेंट। अभी केजरीवाल के घर में भी बैठे ही होंगे ये लोग। ठीक है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेब्लिश किया है, जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, और इनको आप ऑफिस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स बोलते हो, और वो फेमा के एक्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑथोराइज करती है, इन्फोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, टू अपॉइंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट बिलो द रैंक ऑफ एडी ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ये जो ईडी है, ईडी का काम होता है इस पूरे के पूरे एक्ट को गवर्न करवाना। मतलब कहीं कोई दिक्कत होती है ना तो एक्शन ईडी लेता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश में कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो मेरे बच्चे फेमा आपका डन, फेमा डन। तो बताओ कैसा लगा आपका पूरा फेमा, है पूरा गजब। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से।